नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। आज हम आपसे नागमणि, इच्छाधारी नाग और साधु का भाग दूसरा साझा करने वाले हैं। गुरुजी की बात पर अब साहिल को समझ आ रही थी। वाकई रात के अंधेरे में हम वहाँ मंदिर के पास क्या कर रहे हैं कौन जान पाएगा, और फिर जान भी ले तो क्या, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। अगर कामयाब हो गए तब तो गुरुजी के बताए अनुसार बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर गुरुजी की बात मान लेने में बुराई ही क्या है। और दूसरी कोई सुरक्षित जगह भी तो नहीं समझ में आ रही थी। काफी सोच विचार कर साहिल और उसके मित्र ने गुरुजी से इसी सोमवार को उक्त विधि करवा देने का निवेदन किया। गुरुजी सहर्ष तैयार हो गए। साहिल अपने मित्र से विदा लेकर गुरुजी के साथ अपने घर पहुंचा और उन्हें भोजन कराकर उनके रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा दिया। ये शनिवार दोपहर की बात थी। एक दिन बाद ही वे दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। दिन भर अपने अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी सब लोगों का पूरा ध्यान रात में होने वाली तांत्रिक क्रिया पर ही टिका हुआ था। दिल के किसी कोने में ये बिल्कुल अविश्वसनीय सा लग रहा था। दिल ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इच्छाधारी नाग बर्तन में रखे उस मणि को आकर फूंक जाएगा। पहले तो मन यही मानने को तैयार नहीं था कि कोई इच्छाधारी नाग होता भी है, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग ये मानने को मजबूर कर देता है कि यही सोच तो नागमणि के लिए भी थी, लेकिन वे तो सच साबित हो गई। उसकी कई लोगों ने पुष्टि कर दी है। तो गुरुजी की इच्छाधारी नाग को लेकर कही गई बात का यकीन नहीं करने का कोई कारण ही नहीं बनता। और फिर कौन सा ज्यादा खर्च करना है। ज्यादा या अनाप शनाप खर्च होता तो एक बार सोचते भी। इस मामूली से खर्च के लिए क्या चिंता करना। इसी आहोपोह में दिन बीत गया। दिन में ही साहिल अपने मित्र से और गुरुजी से बात करके सारा कार्यक्रम तय कर लिया था। सो साहिल अब लगभग निश्चिंत था। निश्चिंत होने की एक और वजह थी कि वो ये थी कि कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी साहिल ने अपने मित्र को सौंप दी। भोजन करने के बाद रात घर में सभी परिजनों को सो जाने के बाद तय समय पर साहिल भी नियत जगह पर पहुंच गया। ये जगह साहिल के घर से 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही है। वहां देखा गुरुजी और उनका चेला, जो कि साहिल का मित्र, साथ में उसका इंतजार कर रहे थे। साहिल के पहुंचते ही गुरुजी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। पहले आपको माहौल से परिचित करा दूं। घर के करीब से यानी लगभग 150 फुट बाद से ही इस तालाब की सीमा शुरू हो जाती है। इसके एक तरफ घरों की कतारें हैं तो वही ये 3 तरफ से पक्की सड़क से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे पर एक बहुत ही पुराना मंदिर है जिसमें शंकर भगवान सहित समस्त देवगण विराजमान है। और क्षेत्र में ये मंदिर काफी मशहूर है। आसपास की बहुत सी संपत्तियों की तरह यह विशाल तालाब भी मंदिर की निजी संपत्ति थी उन दिनों, लेकिन अब सरकार ने इसका अधिग्रहण करके इसका सौंदर्यकरण
करके इसका काया पलट कर दिया है। अब इसके चारों तरफ जॉगिंग ट्रैक के साथ ही बच्चों के खेलने के तमाम साधन भी बनवाए गए हैं। व्यायाम करने के भी बहुत से साधन उपलब्ध हैं। इसी पश्चिमी किनारे पर मंदिर के सामने ही लगभग 10 फुट की चौड़ी सड़क के बाद तालाब में उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई थी। अप्रैल का महीना होने की वजह से पानी काफी नीचे चला गया था। लगभग 8-9 सीढ़ियां उतरने पर एक सीढ़ी जिस पर तालाब का पानी था, उसी सीढ़ी पर खड़े होकर गुरुजी ने अपना कर्मकांड शुरू कर दिया। वो दोनों, उन्होंने सख्ती से पानी को किसी भी हालत में ना छूने की हिदायत दी थी उन दोनों को गुरुजी ने। पानी वाली सीढ़ी से 2 सीढ़ी ऊपर ही साहिल और उसका मित्र बैठ गए। गुरुजी और उनका चेला विधि विधान से पूजा करना शुरू कर दिए। गुरुजी ने उन लोगों से दूध और एक बर्तन के अलावा और कुछ भी लाने से मना किया हुआ था। अब वहां कई तरह की पूजा सामग्री देखकर सब हैरत में थे। सने हुए आटे से एक दीपक बनाकर चेले ने उसमें रुई की बाती डालकर उसे घी से भर दिया। गुरुजी ने अपने झोले में से एक लोटा निकालकर उसे चेले को पकड़ा दिया। चेले ने वहां से थोड़ा हटकर तालाब के पानी से ही लोटे को अच्छी तरह धोकर गुरुजी को पकड़ा दिया। अब गुरुजी तालाब के पानी से भरा लोटा अपने सामने स्थापित करके उसके सामने पानी में ही सीढ़ी पर आसन लगाकर बैठ गए। लोटे में भरे जल के ऊपर पुष्प व रोली अर्पित कर वे मंत्र पाठ में मगन हो गए। आंखें बंद करके लगभग 10 मिनट तक मंत्र पाठ करने के बाद गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा है, वे जो मंदिर के पास वाला नाग जो हमने बताया था यहां आने में आनाकानी कर रहा है। वे यहीं नजदीक ही रहने वाले किसी दूसरे नाग को भेजने को तैयार हो गया है। सुनकर सब बड़ी हैरत में पड़ गए। साहिल यूं ही बोल पड़ा, आनाकानी कर रहा है मतलब? आपकी बात नहीं मान रहा है? फिर आप उससे काम कैसे करा पाएंगे? क्या आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते? गुरुजी शांत स्वर में बोले, मेरे पास शक्ति है और मैं सब कर सकता हूं। उन्हें भी इस बात की जानकारी है, तभी तो वो सहयोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई नजदीक छोटी सी पहाड़ी है? तभी मित्र बोला साहिल का, हाँ है तो, लेकिन वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गुरुजी मुस्कुराए, तब ठीक है, मैं यहीं देख रहा था, कहीं वे मंदिर वाला नाग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। इसका मतलब उसने सही बताया था कि उस पहाड़ी में रहने वाले नाग को बुला लो। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, अब मैं उससे संपर्क स्थापित करने जा रहा हूं। ऐसे ही खामोश रहना आप लोग और कृपया पानी से दूर रहना। ये कहकर वे अगले ही पल आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए अपने चेले की तरफ कुछ इशारा किया। उसने बड़ी फुर्ती से पास रखे झोले में से लाल धागे का एक बंडल निकालकर गुरुजी के हाथ में दे दिया। गुरुजी के हाथों में दे दिया। उस बंडल में से धागे के 3 छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उसे हाथों में लेकर फिर से आंखें बंद कर गुरुजी कुछ मंत्र पाठ करने लगे। 2 या 3 मिनटों में ही उन्होंने आंखें खोलकर अपने चेले को अपने हाथ में पकड़ा लाल धागा दे दिया और साहिल और उसके मित्र को बोले, बड़ी आनाकानी के बाद वे आ रहा है और मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता, इसलिए तुम तीनों ये धागा अपनी अपनी जेब में संभाल कर रख लो। याद रहे, ये धागा ही अब तुम्हारी जिंदगी है। बड़े ध्यान से रखो,
और जब तक यहाँ रहोगे तुम्हें इसे अपने से अलग नहीं करना। ये नाग बड़ा शरारती लग रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे आदेश को वे नकार नहीं सकता है, इसलिए आ रहा है, लेकिन गुस्से में है, वे कुछ भी कर सकता है। सो सावधानी रखने में ही समझदारी है, समझ गए? सब लोगों ने सावधानी से वे धागा लेकर अपनी अपनी जेब में रख लिया। अंदर से सब थोड़ा डर अवश्य गए थे, लेकिन बेफिक्र होने का दिखावा करते हुए गुरुजी के आगे की हरकतों को देखने लगे। अब गुरुजी ने वे आटे से बनाया हुआ दिया प्रज्वलित कर दिया और उसके ठीक नीचे की सीढ़ी पर जहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था वे बर्तन रख दिया। साहिल के मित्र द्वारा लाया गया दूध उस बर्तन में डालने के बाद गुरुजी ने वे मणि जो अब तक उसके मित्र के पास ही थी, कुछ बुदबुदाते हुए उस दूध से भरे बर्तन में डाल दिया। ये बर्तन एक छिछला और बड़े पैंदे का भगोना था, जिसे कहीं टोप भी कहते हैं। अब गुरुजी ने अपने थैले में से एक लाल रंग के कपड़े के टुकड़े को निकालकर उस कपड़े से बर्तन को ढककर उसी कपड़े से उस बर्तन का मुंह अच्छी तरह बांध दिया। इतनी क्रिया करने के बाद गुरुजी साहिल और उसके मित्र को देखने लगे। अब आगे क्या होगा कोई समझ नहीं पा रहा था। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। सो गुरुजी को अपनी तरफ देखते पाकर साहिल ने पूछ ही लिया, अब क्या होगा गुरुजी? गुरुजी हंसे, फिर बोले, अब और क्या होगा, बस थोड़े ही समय में नाग यहाँ पहुँचने ही वाला है। बस वे आकर इसमें फूंक देगा और हमारा आज का काम खत्म हो जाएगा। साहिल की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी, सो फिर पूछ बैठा, आप बता रहे हैं वे यहाँ आएगा और इस बर्तन में फूंक कर चला जाएगा, इसका मतलब हम सब लोग उसे देख पाएंगे? नहीं, उसे मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। मैं अभी तुमसे बातें करते हुए भी उसे देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम सब लोगों को उसके आने का एहसास जरूर होगा। वे इसीलिए अदृश्य होकर आ रहा है, क्योंकि अगर सामान्य आदमी ने उसे इस रूप में देख लिया तो उसके हृदय की धड़कनें बंद हो सकती हैं। कहते हुए उन्होंने अचानक सामने तालाब के दूसरे कोने पर देखने को कहा। उनके बताए हुए जगह पर जैसे ही सबकी नजर गई, सब हतप्रभ रह गए। पूरे शांत तालाब और शांत वातावरण में भी तालाब के दूसरे छोर पर पानी में हलचल स्पष्ट नजर आ रही थी, जैसे दूर से समंदर की लहरें अटखेलियां करती किनारे की तरफ बढ़ती आती हैं। उसी तरह से तालाब के शांत पानी में लहरों का एक रेला उनकी दिशा में बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, अब तो सबसे बड़ा आश्चर्य देखना बाकी था। वे लहर जैसे ही तालाब के उस किनारे से शुरू होकर इनकी तरफ बढ़ने लगी, ठीक उसी लहर के क्षेत्र पर हल्की हल्की बूंदाबांदी देखकर सब आश्चर्य का ठिकाने में ना रहे। सब आश्चर्यचकित हो गए। साहिल पल भर के लिए उधर से नजर हटाकर तालाब के दूसरे हिस्से वह अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखने लगा, और कहीं पानी की एक बूंद भी गिरती नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल साफ और शांत नजर आ रहा था, जबकि हैरान कर देने वाला मंजर उनके सामने था। वे बरसात भी लहर के साथ ही आगे बढ़ती हुई उनकी तरफ ही आ रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई महाराजा चला आ रहा हो और उसके सर पर बरसात की बूंदों का छत्र हो। सब लोग पानी वाली सीढ़ी से 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ थे। लहरें धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी और उसी के साथ बरसात भी अब उनके सामने थी। एक विशेष क्षेत्र में ही बरसात का होने से उन्हें किसी बहुत बड़े चमत्कार जैसा ही लग रहा था। ना बरसात का समय था और ना बरसात जैसा वातावरण, और बरसात सिर्फ उसी लहर के ऊपर होना ही उसे विशेष और चमत्कारी बना रहा था। यूं तो कई दफ़ा साहिल 100 फुट के अंतराल में ही एक तरफ बरसात और एक तरफ धूप देखा गया था, लेकिन ये अनुभव बड़ा ही चमत्कारी था। पहले कहीं बरसात होने और ना होने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन जो दृश्य सामने देख रहे थे उसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। और जब कोई कारण समझ में ना आए तो उसे चमत्कार मानकर नमस्कार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। और यही मानते हुए सबके मन में गुरुजी का कद एक झटके में बहुत ऊंचा हो गया। उनकी चेतावनी याद कर सब लोग सावधानी से ऊपर ही खड़े रहे और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। इस बीच बढ़ती हुई लहर किनारे तक आकर उस बर्तन से टकराई और फिर धीरे धीरे से सब कुछ शांत हो गया। मज़े की बात यह थी कि इसी के साथ वे रहस्यमयी बारिश भी रुक गई थी। सबने गौर से गुरुजी के चेहरे की तरफ देखा। वो ध्यान से उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ से वे लहर उठनी शुरू हुई थी। शायद उस इच्छाधारी नाग की विदाई कर रहे हों। और 2-3 मिनट बाद जब उनका ध्यान हमारी तरफ गया, उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैली हुई थी। वहीं सीढ़ी पर खड़े खड़े ही मंदिर की तरफ मुड़कर दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और फिर उनका धन्यवाद अदा किया। इसके बाद वे उस पानी वाली सीढ़ी से बाहर आए और अपने चेले को कुछ संकेत किया। उनका संकेत समझकर वे अपने काम में लग गया। पूजा की सामग्री को जल में ही विसर्जित करने उसने गुरुजी का थैला उठा लिया और पानी से बाहर आ गया। अब गुरुजी सबसे मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, मेरा काम पूरा हुआ, अब आगे का काम तुम लोगों का है। तुम्हारी सावधानी और विश्वास ही तुम्हें फल प्रदान करेगा। ध्यान रहे, इस बर्तन को ऐसी जगह रखना है कि इस पर कोई अपवित्र परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम पति पत्नी के रिश्ते वाले घरों और रजस्वला स्त्रियों की परछाई से इसे अवश्य बचाना है। ये जैसा है इसे इसी हालत में रखने के बाद आज से ठीक 40 दिन बाद ही इसे खोलना है। एक बार रखने के बाद 40 दिन से पहले इसे छूना नुकसानदायक हो सकता है। 40वें दिन इसे सावधानी से खोलना है। खोलने के बाद भोलेनाथ का स्मरण कर आपको इसमें से मनी निकालनी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई गलती नहीं हुई तो भोले बाबा की कृपा से इस मनी में जीवन के लक्षण अवश्य आ जाएंगे। हाँ, एक सावधानी और रखनी है। मनी निकलने के बाद उसमें रखे दूध सहित ये कपड़ा और बर्तन कम से कम 3 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ देना है। 40 दिन में ये दूध नाग के सामान्य जहर से भी 100 गुना जहरीला हो जाएगा, इसलिए इसे गाड़ना ही एकमात्र उपाय होगा। उसी तरह इस बर्तन को छूने मात्र से ही कई बार हाथ धोकर ही सुरक्षित हुआ जा सकता है। बस इतनी ही बातें हैं जिनका आपको सख्ती से ध्यान रखना है। और फिर भी कोई ज़रूरत महसूस हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे पड़ोस में टेलीफोन है, मैं नंबर आपको दे जाऊंगा। ठीक है, अब चलें। रात के लगभग 2 बजे साहिल अपने घर पहुंचा।
घर में किसी को भी इस घटना के बारे में जानकारी ना हो, इसलिए उसने वे पात्र रखने और संभालने का जिम्मा अपने मित्र को ही दे दिया था। जाते जाते उसे सभी हिदायतें फिर से याद कराना नहीं भूला था। समय का चक्र चलता रहा और उसके वशीभूत सब भी अपनी राह चलते रहे। वही दिन और फिर वही दिनचर्या, सुबह उठना, दिन भर भटकना और फिर रजनी के सान्निध्य में निंदिया रानी के आगोश में स्वप्न लोक में विचरण करते हुए भोर तक का रास्ता तय करना। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन सब ऐसा लग रहा था जैसे समय की गति धीमी हो गई हो। 40 दिन का इंतजार अब सब लोगों को अखरने लगा था। गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कार को देखने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब वे नागमणि फिर से जिंदा होकर रोशनी से नहीं उठेगी। कभी कभी मित्र से मुलाकात हो जाती, मिलते ही वे उस मणि के लिए अपने त्याग की कहानी सुनाना शुरू कर देते। अपने घर में ही बने एक छोटे से मकान जैसे कोठे को साफ करके उसने वे बर्तन वहीं रख दिया था, मचान में। उनके अनुसार वे इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि कोई उसके नज़दीक भी नहीं जा पाए। उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे। इसी बीच गुरुजी उनसे विदा लेकर अपने गृह नगर बस्ती जा चुके थे। पल मिनटों में, मिनट घंटों में और घंटे दिनों में तब्दील होते रहे और एक एक दिन गिनते आखिर वे दिन आ ही गया जब दिनों की गिनती 40 पर आ पहुंची थी। सुबह लगभग 11 बजे साहिल अपने उस मित्र के घर जा पहुंचा। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद मित्र ने इशारा किया कि उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। मित्र ने ऊपर कोठे पर रखा बर्तन नीचे उतारा और भगवान शिवजी भोलेनाथ का स्मरण कर अपने हाथ से उस पर बंधा लाल कपड़ा साहिल ने हटाया। उन्हें उम्मीद थी कि 40 दिन तक रखने की वजह से दूध सड़कर भयंकर बदबूदार हो गया होगा, लेकिन दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। पात्र में दूध जमा हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पात्र में पनीर रखा हुआ हो। अब समस्या थी कि इसमें से मणि को कैसे ढूंढा जाए। दूध जैसा तरल होता तो आसानी से मणि को ढूंढा जा सकता था। गुरुजी की बात याद थी, उसके अत्यंत घातक जहर में बदल जाने की बात को सच मानते हुए साहिल और उसके मित्र पूरी सावधानी रख रहे थे। दूसरे किसी पात्र का उपयोग उसे भी जहरीला बना देगा और हाथ से छूना भी भयभीत कर रहा था। साहिल ने उस पर बंधे हुए कपड़े को ही जमीन पर बिछाकर उस पर पात्र को पलटी कर दिया। पलटी करने के बाद भी वे ठोस हो चुका। दूध जब नहीं गिरा तब साहिल बर्तन के निचले हिस्से पर मुट्ठी से ही ठोंकना शुरू कर दिया। थोड़े प्रयास के बाद ही एक झटके से वे जमा हुआ दूध नीचे बिछे हुए कपड़े पर गिर पड़ा और साहिल के हाथ में उल्टा पात्र ही रह गया। पात्र को परे रखकर अब दूध में मणि खोजने का प्रयास शुरू किया। साहिल आशंका थी कि ठोस पत्थर जैसे मणि पात्र की तलहटी में ही होगी और पात्र के पलटी मारते ही वे सबसे ऊपर ही दिखाई देगी, लेकिन उनकी आशंका गलत साबित हुई थी। आखिर मणि खोजने के लिए उन्हें एक चाकू का सहारा लेना पड़ा। चाकू की सहायता से जमे हुए दूध को बिखेरने के बाद आखिर मणि उन्हें मिल ही गई। उसे देखते ही
इन्हें एक आघात सा लगा, लेकिन वो इसके लिए पहले से ही तैयार थे। तमाम चमत्कारों के बावजूद भी उन्हें 50% से अधिक आशंका थी कि शायद मनोवांछित फल ना मिल पाए। मनी से रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। मायूस होना लाजमी था, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक हल्की किरण बाकी थी। मनी के गिर्द लिपटे ठोस दूध की वजह से भी शायद रोशनी नजर ना आ रही हो, ये मानकर साहिल उसे उसी कपड़े से पोंछ दिया, लेकिन निराश ही होना पड़ा। मनी में कोई चमक नहीं आई थी। हताश व निराश थोड़ी देर यूं ही बैठे रहे, लेकिन फिर उस पूरी सामग्री के जहरीले होने का एहसास होते ही वो उसके निपटारे की तैयारी में लग गए। एक बार फिर से उस मनी को हाथ में लेकर देखना चाहते थे, सो उसी पात्र में थोड़ा दूध डालकर उसमें मनी को चाकू से हिला डुलाकर उसमें लगे जहर का प्रभाव कम करने की कोशिश की, और फिर चाकू की नोक से ही उसे कपड़े पर गिराकर उसे कपड़े से पोंछ दिया। मनी को हथेली में लेकर भींचने के बाद इस एहसास ने कि नसों में होने वाले स्पंदन अब पहले की बंसीबत कम महसूस हो रहा था, मन को और मायूस कर दिया था। एक नायाब और दुर्लभ उपलब्धि मिलते मिलते रह गई थी। वाकई यदि गुरुजी का वे प्रयास सफल हुआ होता तो वे उपलब्धि ही होती, लेकिन फिर भी ऐसी नायाब चीज़ अभी भी उनके पास थी और वे नागमणि ही थी। इसके प्रति अब उनका विश्वास और दृढ़ हो गया था। वजह थी 40 दिनों के बाद भी रखे गए कच्चे दूध का ना सड़ना और ना ही कोई दुर्गंध आना। उनके लिए ये भी एक रहस्य जैसा ही था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वे सब सामग्री साहिल अपने मित्र के साथ ही लेकर उसके घर से बाहर निकले। 2 मिनट बाद ही आबादी से बाहर सुनसान इलाके में थे वो। काफ़ी मशक्क़त के बाद उस बर्तन व चाकू के साथ सारा कुछ ज़मीन में गाड़ने में सफल हुए। घर पर आकर उन्होंने कई बार साबुन से हाथों को रगड़ रगड़ कर धोया और तब कहीं जाकर आश्वस्त हो चुके। मनी साहिल ने मित्र को ही सौंप दिया था। हालांकि उसके 5 लाख रुपए कोई देने के लिए राजी था, लेकिन ऐसी नायाब चीज का दाम लगाकर उसकी कीमत और उसकी गरिमा कम नहीं करना चाहते थे। इस घटना के बहुत दिनों बाद तक वे मनी उसी मित्र के पास रही। किसी दूसरी वजह से उस मित्र ने साहिल से बोलना बंद कर दिया और आज तक उनके बीच बातचीत लगभग बंद है। पैसे का मोह भी शायद उसे कभी नहीं था साहिल को, और शायद इसीलिए साहिल ने दोबारा उस मित्र से इस बारे में कभी बात नहीं की और ना ही उसके लिए कोई विवाद खड़ा हुआ। उस अद्भुत और दुर्लभ नागमणि के दर्शन के साथ ही वे अद्भुत नज़ारा जो गुरुजी ने दिखाया साहिल की यादों के पिटारे की एक अनमोल धरोहर बन गई, जो शायद अंतिम क्षणों तक उसे याद रहेगी। आप सबका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीरों गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद दोस्तों।